अच्छा जी, सो लास्ट क्लास में हमने किया था सपोर्ट वेक्टर मशीन, यानी जो हमने कहा था कि सुपरवाइज लर्निंग की जो हमने टेक्निक्स पढ़नी है उसका आखिरी काइंड ऑफ एल्गोरिदम था, जिसमें जो मेन आइडिया था वो ये कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन को चेंज किया और उसको हमने उसमें इस तरह से चेंज किया था कि एक काइंड ऑफ हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो पे अगर 1 आता है और लेस देन ज़ीरो पे 0 आती है तो हमने उस पर मार्जिन रख लिया कि हम -1 से पीछे 1 होना चाहिए, पीछे कोई स्लोप होनी चाहिए और या +1 से आगे कोई स्लोप होनी चाहिए और इस कॉस्ट फंक्शन के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करें। पहले हमने ये वाला काम किया और उसकी इंट्यूशन समझी कि ये इसको लार्ज मार्जिन क्लासीफायर क्यों कहते हैं, वो थोड़ा सा हमने वेक्टर्स को देख के किया। यार दरवाज़ा सही बना। तो दूसरा फिर हमने ये काम किया कि जो इसी सपोर्ट वेक्टर मशीन को जो चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाती है वो थे कर्नल्स, ठीक है। और वो कर्नल्स जो थे उनमें हमने एक स्पेसिफिकली गॉसियन कर्नल पढ़ा जिसमें हमने कुछ इस किस्म की फिगर्स देखी थी जो बेल शेप काइंड ऑफ थी, ये वाली, ठीक है, कि हर पॉइंट के ऊपर अगर हम एक गॉसियन कर्नल लगा सकें तो उससे हम ये कर सकते हैं कि हम नॉन लीनियर सरफेस भी बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जब तक हमने कर्नल नहीं अप्लाई किया था तब तक हम सिर्फ 2D में है तो एक लाइन, 3D में है तो एक प्लेन, इस तरह की सरफेस बना सकते थे कि चीज़ें उसके या राइट पर हो या लेफ़्ट पर हो। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा काइंड ऑफ कर्नल्स की पहली स्लाइड कहाँ गई, हाँ, अगर हमें कुछ इस किस्म की चीज़ चाहिए हो तो ये वाली चीज़ जो है ये किसी लाइन से हम दो हिस्सों में सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो हमने उसके लिए किया ये था कि जो x1 x2 वगैरह थे इनको हमने f1 f2 से रिप्लेस कर दिया था और वो जो फंक्शन था वो हमने उसको हमने कहा था ये कर्नल है और उसको हमने कहा था कि वो सिमिलैरिटी निकाल रहा है बिटवीन एक्सेस विद सम लैंडमार्क्स एंड उस बेसिकली हम वो फीचर को ट्रेन करना चाह रहे थे। तो हमने कहा था कि हम अगर कुछ लैंडमार्क्स बना दें और उससे उनसे सिमिलैरिटी निकाल दें तो वो चीज़ उस पर जब ट्यून होगा तो नेट इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो नॉन लीनियर बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको एक 3D एनिमेशन से एक और वीडियो की दिखाई थी जिसका मैंने लिंक बाद में जो है जब वीडियो अपलोड किया तो उसके नीचे डाल दिया ताकि आपको वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि वो हो क्या रहा है, कि कैसे वो 3D में जाने के बाद वापस 2D में आए तो वो नॉन लीनियर बाउंड्री बन जाती, ठीक है। और सिमिलैरिटी फंक्शन हमने कहा था मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन हमने गॉसियन फंक्शन ही देखा था बेसिकली। यार ये दरवाज़ा कोई बंद कर दे और अगर कोई बाहर वालों को कह दे कि थोड़ा सा खामोशी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, और कुछ डिटेल्स हमने उसमें ये देखी थी कि जब गॉसियन होता है तो उसमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने कहा था वो ज़्यादा होगी तो ये ज़रा फ्लैटर कर्व बनेगा, ये कम होगी तो आपका ज़रा शार्पर कर्व बनेगा। सो ये काइंड ऑफ आपका कह लो कि अगर ये बहुत ही फैला दें तो ये हमारा हाई बायस वाले केस की तरह की चीज़ बन जाएगी क्योंकि सारे एक दूसरे से ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इसको बहुत ही नैरो कर देंगे तो ये हाई वेरिएंस वाले चीज़ बन जाएगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ को मॉडल करना शुरू कर देंगे। तो ये ओके, सो दैट वाज प्रॉब्ली द जिस्ट ऑफ इट। और आखिरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि वो जो लैंडमार्क्स हम यूज़ कर रहे थे वो हम एक्चुअली तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स को ही एज अ लैंडमार्क ले लेते हैं, दैट्स इट। इसको आज आप रैप अप करते हैं। मोस्टली हमने इसमें से चीज़ें कर ली थी, ठीक है। तो अब हम इन प्रैक्टिस अगर SVM को यूज़ करना हो तो उसमें क्या करना होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। टिपिकली SVM आपको ख़ुद से इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती है, आपको पाइथन में, मैटलैब में, इन ऑक्टेव में, इनमें बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका SVM को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन आपको यूज़ करने के लिए जो पैरामीटर्स देने हैं वो आपने चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल C हमने चूज़ करना है, ठीक है। C किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा था?
याद है ये 1/λ काइंड ऑफ था। तो ये रेगुलराइजेशन वाला काम जो होता था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, एसवीएम में वो काम सी कर रहा होता था, सिर्फ ये उसके ऑपोजिट इफेक्ट रखता था। लैम्डा बड़ा हो तो हमारा बायस ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें सी बड़ा हो तो हमारा वेरिएंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला काम था, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपकी चॉइस ऑफ कर्नल, कि आपने कर्नल कौन सा यूज़ करना है, जो कि अभी तक हमने सिर्फ गॉसियन पढ़ा है। या अगर आप कोई कर्नल ना यूज़ करें ना तो उसको हम अमूमन कहते हैं लीनियर कर्नल। तो एसवीएम में अगर कोई कह रहा हो ना कि लीनियर कर्नल यूज़ किया है, इसका मतलब है उसने थीटा ट्रांसपोज एक्स सी यूज़ किया है, उसने x1 x2 पे कोई फंक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर कर्नल है, ठीक है। फिर दूसरा जो हमने गॉसियन पढ़ा था उसकी ये एक्सप्रेशन थी e⁻x² की तरह की होती है, जिसमें लेकिन वो जो x² है वो हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस लिया हुआ था फ्रॉम लैंडमार्क्स, ठीक है। और इसमें हमें फिर सिग्मा स्क्वायर चूज़ करना पड़ता है, और जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि अगर हम उसको फ्लैटर रखेंगे तो आपका हाई बायस हो जाएगी, अगर उसको कम करेंगे तो हाई वेरिएंस वाला केस आ जाएगा। तो ये सो बेसिकली जब आप कर्नल यूज़ करते हैं तो आप ये वाला केस काइंड ऑफ कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर आप ऑक्टेव यूज़ कर रहे हो तो लिब लीनियर जो है वो कह लें कि लीनियर कर्नल के लिए यूज़ हो जाएगी, और लिब एसवीएम जो है उसमें आप गॉसियन वगैरह भी दे सकेंगे इस तरीके से। प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं एसवीएम को ना, तो अमूमन जिस सॉफ्टवेयर में भी जाएँ, फॉर एग्जांपल मैटलैब में अगर आप जाएँ तो वो आपको कहेगा कि आप सिमिलैरिटी फंक्शन खुद इम्प्लीमेंट करके मुझे दे दें, ठीक है। ऑल्दो गॉसियन और कुछ स्टैंडर्ड किस्म के जो सिमिलैरिटी फंक्शन है वो उसमें बिल्ट इन होंगे, लेकिन अगर आप अपना कोई इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो आपको कहेगा कि यार ये सिमिलैरिटी फंक्शन आप मुझे इम्प्लीमेंट करके दे दें। जिस तरह इस फंक्शन में हमने गॉसियन वाला सिमिलैरिटी फंक्शन इम्प्लीमेंट करके दिया, जिसमें आपके पास एक एग्जाम्पल आई और उसको आप एक लैंडमार्क से कंपेयर करें, तो लैंडमार्क खुद भी हमने बाद में कहा था कि जो एक एग्जाम्पल ही होगी, यानी एक्सिस में से ही हर एक को हम लैंडमार्क बना देंगे। तो आप वो दोनों दें तो ये जवाब में कंप्यूट करके आपको एफ निकाल के दे दें, ठीक है। तो ये फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर आप एसवीएम के फंक्शन को कॉल करते हुए उसे बता देंगे कि भाई ये वाला फंक्शन है जो कि सिमिलैरिटी इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो इसी को कॉल कर करके ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके आपको निकाल। तो एसवीएम को यानी आपको खुद ऑप्टिमाइज उसके ऊपर कोई ग्रेडियंट डिसेंट हम टिपिकली खुद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जिस तरह बाकी केसेस में भी न्यूरल नेटवर्क में या उनमें भी हमने देखा था कि ऑलरेडी लोगों ने मेहनत करके लाइब्रेरीज लिखी होती हैं और वो जनरली उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती हैं कि अगर हम खुद इम्प्लीमेंट करें। तो जिस तरह से हम नॉर्मली स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम स्क्वायर रूट का फंक्शन नहीं लिखने बैठ जाते, बल्कि हम मैथ्स इंक्लूड करते हैं और स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। कॉज या साइन निकालने के लिए हम हैश इंक्लूड मैथ करते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये जो आपका एसवीएम के फंक्शंस हैं, इनमें भी फिर हम यानी कोई लाइब्रेरी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी होंगी, ठीक है। ओके, हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और भी रह गया। तो एक तो ये है कि बाज़ का आप वो फंक्शन खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गॉसियन के अलावा भी कोई करना चाहें तो आप वो खुद कर सकते हैं। उसमें मैं आगे एक बताऊंगा कि एक और चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इन प्रैक्टिस जब आप एसवीएम यूज़ करें तो छोटा सा पॉइंट है ये वाली लाइन, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट्स पे इसके ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। वो ये है कि आप फीचर स्केलिंग ज़रूर करें। फीचर स्केलिंग याद है क्या थी? डिवाइड कर। फीचर स्केलिंग ये थी कि हमने कहा था कि हम 0 से 1 या 1 नहीं तो 2, 3 तक इस रेंज में रहें, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वेरी ना कर रहे हो फीचर एक दूसरे से। तो फॉर एग्जांपल हमारी हाउसिंग प्राइसेस वाली चीज़ है, तो ये जो चीज़ हम जो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा अगर इसमें पहला फीचर होता हमारा साइज ऑफ हाउस, तो वो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट में चला जाना था, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ रूम्स होता तो वो 4-5 पे चला जाना था। तो जब आप इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा फिर वो जो सबसे बड़ा चेंज होता था वो तो साइज था, वो उसके हिसाब से ट्यून हो जाना था, और दूसरे फैक्टर को कोई एक्चुअली ज़्यादा वेट मिलना ही नहीं था। तो उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है कि आप फीचर स्केलिंग कर लें,
जब फीचर स्केलिंग करेंगे तो फिर आपके जो वो 1000 स्क्वायर फीट है वो भी स्केल होकर 0 से 1 के दरमियान आ जाएगा, और जो आपके 0 से जो आपके नंबर ऑफ़ रूम्स हैं वो भी स्केल होकर 0 से 1 के दरमियान आ जाएंगे, और फिर जब आप करेंगे तो सारे फैक्टर्स की तकरीबन इक्वल वेटेज हो जाएगी। सो काइंड ऑफ ये वाली चीज़ का ख्याल रखें। ये उसी को एक्सप्लेन करेंगे जो हमने निकाला हुआ है डिस्टेंस। ये हमने जो 2 बार्स लगाई थी, ये हमने कहा था कि हम नॉर्म ले रहे हैं और हम सबट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करें तो उनके दरमियान, क्योंकि वो हेड टू टेल रूल से ऐड होते हैं तो वो दरमियान वाला वेक्टर आ जाता है, ठीक है, कि जिसको दरमियान में ऐड करें तो तीसरा बने, और उसकी लेंथ जो होती है वो आपका डिस्टेंस है उनके दरमियान। तो ये डिस्टेंस हम निकाल लें। तो ये यही बता रहा है कि अगर आपकी हाउसिंग प्राइसेस होती तो 1000 स्क्वायर फीट होती तो आप इसके हिसाब से ट्यून हो जाते बजाय इसके के नंबर ऑफ रूम्स वगैरह। ओके, अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा वो ये है कि अगर आप अपना सिमिलैरिटी फंक्शन कोई ख़ुद से सोच के इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें एक टेक्निकल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मर्सर्स थ्योरम। वो मेक श्योर करना ज़रूरी है कि वो पूरा होता हो, ठीक है। तो अगर मुझे आप लोगों से अभी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि आप अभी इस स्टेज पे ये करेंगे, लेकिन कल को आप जब मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़े से एक्सपर्ट बनने जाएँ और आप कहेंगे नहीं मैंने ये वाला खुद इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना है, कुछ आपके जहन में कोई भी आइडिया आ सकता है ना। तो मशीन लर्निंग में बेस्ट चीज़ हमने क्या कहा था कि जो आइडिया है उसको छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन करके उसको फ़ौरन से छोटे डाटा सेट के ऊपर ट्राई करके देख लेंगे वो अच्छी तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप वो ट्राई कर लें, लेकिन उस वक्त फिर आप मर्सर्स थ्योरम जहन में रखना कि सर ने कुछ बताया था तो वो पढ़ लेना कि क्या है। तो आपका जो भी वो फंक्शन होगा उसको ये थ्योरम सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो आगे आपकी न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं वो अज्यूम करती हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो आपने एसवीएम की लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो वो पीछे कहते हैं अदरवाइज इट कुड डाइवर्ज, कि वो बजाय ऑप्टिमा पे जाने के वो डाइवर्ज भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऑफ द शेल्फ कर्नल्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप जब आप टिपिकली यही होता है कि मतलब जब हम क्लास में कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं ना तो सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते होते हैं। तो आप जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में जाएं तो आप देखेंगे कि अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं या मैटलैब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हेल्प में जाके देखेंगे ना, जब तो वो उसने बताया होगा कि भाई ये कर्नल टाइप है, ये कर्नल टाइप है, ये कर्नल, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। किसी की थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में जाना है, गूगल सर्च करके उसको थोड़ा सा और हल्की सी डिटेल पढ़ ली तो आपको समझ आ जाएगी कि किस प्रॉब्लम पे कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वैसे गॉसियन ही है, ठीक है। पॉलिनोमियल कर्नल कम यूज़ होते हैं, लेकिन किसी ने अगर किया हो तो आपको ये ना हो कि आप कहेंगे यार ये क्या किया है, आपने तो जब पढ़ा था तो वो तो कुछ गॉसियन टाइप की चीज़ थी, तो ये तो कुछ और लग रहा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कर्नल जो है उनमें आप यही सिमिलैरिटी फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका ये बन सकता है कि आप एक्स ट्रांसपोज एल ले लें, लैंडमार्क से डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लें और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट अगर 2 चीज़ें मैच करती हों, हमने लास्ट क्लास में देखा था अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो वो मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है। अगर वो 90 डिग्रीज पे हो तो 0 आ जाती है, ठीक है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हुए तो काइंड ऑफ मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर ले लें, आप ये भी कर सकते हैं उसका क्यूब ले लें, आप ये भी कर सकते हैं कि XTL+1 और इसका क्यूब ले लें, ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल जो आपके कर्नल्स हैं ना उसमें 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एक ये डिग्री क्या रखनी है पॉलिनोमियल की, एक ये कि ये एक्स ट्रांसपोज एल के साथ कांस्टेंट क्या ऐड करना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्लस ये डिग्री, ये वो 2 चीज़ें हैं जो कि आप जिनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं इन अ पॉलिनोमियल काइंड ऑफ जो आपका कर्नल बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल कर्नल। यूज़ ये काम ही होता है, लेकिन अगर किसी ने किया हो तो, क्योंकि मशीन लर्निंग में आप कई दफ़ा कोड जिसका देख रहे होंगे, कई दफ़ा अपना लिख रहे होंगे, कई दफ़ा किसी और को मॉडिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको वो जो स्टार्टिंग पॉइंट मिले वहाँ पे, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये गॉसियन के बजाय ये क्या आ गया। ये हाँ
ये अगर ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम है ना, यानी किसी ने किसी प्रॉब्लम में यूज़ किया हो, ठीक है। मैं सजेस्ट आपको ये कर रहा हूँ कि इसके बजाय आपने खुद करना हो तो मोस्ट लाइकली आप गॉसियन यूज़ कर रहे होंगे, ये करेंगे ही नहीं। लेकिन ये आप टिपिकली किसी और ने अगर यूज़ किया तो हो सकता है उसकी कोई वजह हो, एंड फिर आप उस प्रॉब्लम को डिग करके देखेंगे उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि किसी ने किसी और शेप का कर्नल यूज़ करने की कोशिश की है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो आप कई किस्म के आ सकते हैं ना जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, कभी इमेजेस हैं, कभी कोई और चीज़ है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ एसोटेरिक किस्म के कर्नल्स हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक टू सम डोमेन हो, जो ज़्यादा यूज़ होते हो, ठीक है। जिनके इधर हमने नाम तो लिख दिए कि हिस्टोग्राम का है, एक चाय स्क्वायर्ड है, स्ट्रिंग कर्नल है। स्ट्रिंग कर्नल टिपिकली तब यूज़ होता है जब आपकी इनपुट जो हो वो स्ट्रिंग हो, ठीक है, यानी कि बजाय इसके कि नंबर्स हो आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही हो, ठीक है, तो करैक्टर एरे हो, उसको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स की सिमिलैरिटी निकालना चाह रहे हैं, तो उधर आप फिर स्ट्रिंग कर्नल यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट हैं कर्नल्स जो कि आप जिसकी डेफिनेशंस आप जाके सर्च कर सकते हैं अगर आपने यूज़ करने हो तो। दूसरी चीज़ आ जाती है कि एसवीएम को अभी तक हमने जो देखा था वो यूज़ किया था हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज किया था, तो हम दो क्लासेस के दरमियान क्लासीफाई कर रहे थे। तो व्हाट अबाउट कि मेरे पास दो से ज़्यादा क्लासेस हैं, ठीक है। तो दो से ज़्यादा क्लासेस के केस में, यानी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में, हम वही कर सकते हैं कि जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ किया था कि हम वन वर्सेस ऑल कर लें, ठीक है। कि हम एक बना दें जो इसको बाकियों से अलग कर देता हो, एक बना दें जो इसको बाकियों से अलग कर देता हो, एक बना दें जो इसको बाकियों से अलग कर दो, एक बना दें जो इसको। तो आपके पास जो एसवीएम की आउटपुट आएगी वो फिर आप काइंड ऑफ आपके पास 4 एसवीएम्स बन जाएंगी, और हर एसवीएम जो होगी वो अपनी अपनी क्लास का बता रही होगी कि वो उसको प्रेडिक्ट कर रही होगी, ठीक है। हो सकता है इसमें वो वाला मसला फिर भी आ जाए कि आपके पास दो क्लासेस में ये नहीं होता ना कि कोई कंफ्यूजिंग एग्जांपल दी तो वो दोनों को वन करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा आ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा हो आप उसको देख लें, ठीक है। तो ये तो काइंड ऑफ कवर हो गया। अच्छा, अब लास्ट ये जो आई गेस ये लास्ट स्लाइड ही है एसवीएम की, यस, इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ ली हैं, तो किस केस में कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपने जब कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो कौन सा केस होगा जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे, कौन सा केस होगा जब आप एसवीएम यूज़ करेंगे। सो टिपिकली अगर आपके पास एन बहुत बड़ा है, ठीक है, एम से, सो एन इज़ नंबर ऑफ फीचर्स, तो आपके बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन आपके पास एग्जांपल्स कम हैं, ठीक है। सो अगर एग्जांपल्स कम हैं और फीचर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बेहतर है कि आप लीनियर ही यूज़ कर लें, बिकॉज वो फीचर्स जो हैं वो कोई ना कोई ऐसा प्लेन बना ही देंगे जो चीज़ों को अलग कर सके, बिकॉज फीचर ज़्यादा हैं, एग्जांपल्स कम, ठीक है। तो उस केस में आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर लें, या एसवीएम विदाउट अ कर्नल, यानी कि लीनियर रिग्रेशन, सॉरी लीनियर कर्नल जिसको हमने कहा था। लीनियर कर्नल का मतलब था कि आपने वो फंक्शंस यूज़ कोई बीच में नहीं किए, कोई फंक्शन सिंपल एसवीएम यूज़ किए, ओके। अगर एम स्मॉल और एम इंटरमीडिएट हो, यानी कि इसमें स्मॉल से हमारी मुराद होती है कि अप टू 1000 काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो स्मॉल का मतलब 2-3 नहीं है, हम चीज़ों को प्लॉट करते हुए 2-3 को इसलिए ले रहे होते हैं कि 2-3 तक हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम काइंड ऑफ 1000 तक जा रहे हो तो हम उसको स्मॉल कह रहे हैं, ठीक है। मीडियम हम कह रहे हैं अप टू 50,000 या मैक्सिमम लाख के करीब चले गए, या उससे ऊपर जो चीज़ जा रही है उनको हम लार्ज की उसमें जा रहे हैं कि मिलियन के करीब चले गए, ठीक है। तो अगर n स्मॉल है, यानी कि फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन m इंटरमीडिएट है, कोई 10,000 20,000 50,000 एग्जांपल्स आपके पास हैं, ठीक है, और आपके पास फीचर्स जो हैं वो 4-5 से लेकर वो भी 5-10 हज़ार 2,000 3,000 फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये जो रेंज है ना, इसके अंदर एसवीएम
विद गॉसियन कर्नल जो है ना ये बेस्ट रहती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि इसमें आप वो नॉन लीनियर बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने वो एग्जांपल जो की थी उसमें दो थे ना, वो याद होगा कि जिसमें हम क्रॉस और वो लगा रहे थे, ठीक है, कोई इस किस्म की थी। तो अब ये नॉन लीनियर बाउंड्री थी, इसमें डायमेंशंस कम है लेकिन एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, डायमेंशंस कम हैं, तो अब आपको कोई नॉन लीनियर बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो जो नॉन लीनियर बाउंड्री आप इधर लगाना चाहते हैं उसके लिए SVM प्रॉब्ली स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगी देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई ऐसी चीज़ के, ठीक है। और अगर n स्मॉल है और m बहुत ही बड़ा है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर m बहुत ही बड़ा है यानी कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपकी लेट्स से मिलियंस में, तो वहाँ पे SVM थोड़ा सा स्लो हो जाती है टू ट्रेन, ठीक है। काम शायद कर जाए लेकिन वो स्लो हो जाएगी ट्रेन करने में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर फिर शायद बेहतर होगा कि आप कोई अपने फीचर्स जो है ना उनको बनाएं थोड़े से, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ फीचर स्मॉल है तो आप उसकी बेस पे कोई पॉलिनोमियल फीचर्स या इस किस्म के और फीचर्स बनाएं और उन पे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन कर दें एज़ कम्पेयर टू SVM। क्योंकि SVM में आपको याद होगा कि तमाम M जो थे उनको हमने एज अ लैंडमार्क लिया था, तो आप 1 मिलियन लैंडमार्क लिए हों और फीचर आपके पास 6 हो, ठीक है, तो वहाँ पर फिर SVM जो है वो इतना अच्छा शायद परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये काइंड ऑफ इंड्यूशन थी। अगर इनको हम न्यूरल नेटवर्क से कंपेयर करें तो न्यूरल नेटवर्क प्रॉब्ली इन सारी चीज़ों में ही जो एक वेल डिज़ाइन न्यूरल नेटवर्क है वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क में जो दो प्रॉब्लम है, एक वो थोड़ा सा वो ज़्यादा टाइम ले शायद ट्रेन होने में, और दूसरा ये है कि न्यूरल नेटवर्क लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज होता है, जबकि SVM का जो कॉस्ट फंक्शन था वो कह लेंगे वो कन्वेक्स था, तो उसमें आपको हमेशा ग्लोबल मिनिमा मिलता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ सो ये वही चीज़ ही उधर एक्सप्लेन की। आई थिंक कि मैंने कुछ मिस नहीं किया ना। तो यानी मैं जो आपको बता रहा था कि 10,000 तक की रेंज, जो 10 से 1000 तक की रेंज है, तो हम उसे स्मॉल कह रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा SVM रैप अप हो गया, ठीक है। सो मुबारक हो आप सबको, आप लोग एटलीस्ट क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में, ठीक है, चीते होंगे असाइनमेंट के बाद, ठीक है, बिल्ले बन गए, ठीक है, ठीक, बिल्ले बन गए आप लोग सर, ठीक। सो आप चीते जो बनने के काबिल हैं, अगली असाइनमेंट जो 1-2 हैं वो हम कर लें, एक न्यूरल नेटवर्क की और एक SVM की, वो अगर आप खुद से इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आप इंशाल्लाह चीते बन चुके होंगे, ठीक है। तो इंसान तो आपने बनना नहीं था, उन्होंने कहा चलो चीते बिल्ले कुछ तो बनाए, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कोई आई है बात तो बता दें, कोई मसला नहीं। अगर कोई मज़े की है तो ठीक है, कोई फुलझड़ी छोड़नी हो तो मुझे उस पर एतराज़ उमूमन नहीं होता, ये तो आप जानते ही। ओके, सो अब जो हम शुरू करने लगे हैं वो हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टेक्निक्स, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो हम पहली टेक्निक, जो कि बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है, तो वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। सो क्लस्टरिंग यानी से आने से पहले सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं, मुआवजा कर लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो ये टिपिकल सुपरवाइज्ड लर्निंग का केस था जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास लेबल्ड एग्जांपल थी कि भाई ये जो है ना, ये एक्सेस जो है, लेट से अभी हमने 2 डायमेंशन लिए कि x2 x1 हमारे पास आ रहे हैं, और ये हमने इनको नाम दे दिए कि भाई ये y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू 1 है, और वाइस वर्सा जो भी आपने दी हुई, ठीक है। तो ये हमारा टिपिकल होता है। तो हमारा ट्रेनिंग सेट में क्या होता है, x और y। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास, और हमारा टिपिकली काम क्या होता है कि हमने कोई डिसीजन बाउंड्री निकालनी होती है कि इसमें लाए करना, जो बता दे कि यार इसके इस तरफ ये है और इसके उस तरफ वो है। डिसीजन बाउंड्री जो है वो हम अगर नॉन लीनियर बना देंगे
तो वो हमारे पास कह लो कि SVM का या न्यूरल नेटवर्क का केस बन जाएगा, और लीनियर बना देंगे तो हमारा लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल रिग्रेशन में भी नॉन लीनियर बाउंड्री बन जाती है, और लीनियर रिग्रेशन जो थी उसमें सिंपल लाइनें शाइनें लग जाती हैं, ठीक है। जब आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ये किस वाई से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने कोई डिसीजन बाउंड्री नहीं निकालनी। आपका काम है कि डाटा आपको गिवन है, आप इसमें स्ट्रक्चर ढूंढें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है कि ये दो क्लस्टर बन जाते हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो बड़े क्लियर सा हमारे पास, क्योंकि हम विजुअली देख रहे हैं और हमारा दिमाग तो इस काम में पैसे ही तेज है, लेकिन हमने जब कंप्यूटर से कराना होगा तो फिर हमारे लिए होगा कि क्या करें, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट होगा उसमें वाइज नहीं होंगे, सिंपल एक्सेस ही होंगे, ठीक है, कि आपके पास आ रहे हैं कि भाई ये डिफरेंट ट्रेनिंग सेट है, उन लबो क्या लबड़ा है, ठीक है, ढूंढो क्या है इसमें, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश हम करें। तो एक स्ट्रक्चर, एक टाइप का स्ट्रक्चर ये है कि हम उसको सिंपली क्लस्टर कर सकें कि उसमें कितने क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बनते हो, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ये काम कर रहा होता है कि इस तरह से क्लस्टरिंग करके दो सेगमेंट्स में तोड़ो, ठीक है। बिफोर गोइंग टू फर्दर इनटू क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो हमने शुरू में क्लास के पढ़ी थी कि कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी कि क्या कहाँ पे यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर यूज़ हो सकती है, जो कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा आपके प्रॉफिटेबल जो सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, जिस तरह गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक वगैरह को, इनको अब आपको जो ऐड दिखाना है आप किस सेगमेंट से है, क्या चीज़ ज़्यादा लाइकली है कि आप बाय करेंगे, तो उसके लिए आपको आपके फीचर्स की बेस पे जो आपने उनको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, हर रोज़ तस्वीरें अपलोड करते हैं, ठीक है, बाकी पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो अब आपकी वो पोस्ट को देख के कि यार इसकी इंक्लिनेशन तो लगती है कि ये PTI का है और आगे धरना आ रहा है, तो इसने पल्ला खरीदना होगा कोई, उसको उसका इश्तिहार दिखा दो, ठीक है, या आपके हिस्ट्री कुकीज़ में जाके देखा कि यार ये तो कोई मशीन लर्निंग का देख रहा है तो इसको ज़रा सजेशन दो, ठीक है, कि तो यूट्यूब पे आपको आ रहा होगा, साथ ऐड आ रहा होगा कि भाई, हाँ, तो अक्सर आप लोगों को इसके साथ अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे नीचे जो अगला ऐड आएगा तो वो इस बेस पे आ रहा होगा कि जी ये तो कुछ मशीन लर्निंग, दिस इज़ वन फीचर ना, जो आप एक वीडियो देख रहे हो तो ये उनके लिए एक इनपुट आ गई कि भाई इस टाइटल की वीडियो ये लोग देख रहे थे और उस टाइटल से उनको अंदाज़ा हो गया कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उसने आपको सजेस्ट कर दी, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग एंड अ स्केरी थिंग, ठीक है, कि यू डोंट वांट टू दीज कंपनीज टू पीक इनटू योर लाइफ, कि उनको आपका पता हो कि आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट काइंड ऑफ बाज़ का आप चाहते हैं कि आपको वही चीज़ सजेस्ट करें जो आपको जो चाहिए, ठीक है, तो एक तरह से आप चाहते भी हैं लेकिन वहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि वो मेरी इजाज़त के बगैर जो है ना वो ना देखें, जो कि मेरा ख्याल है कि ये सब देख रहे हैं बहुत कुछ, क्योंकि मुझे 4-5 दफ़ा हुआ है कि आप लंच टेबल में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे और मोबाइल दूसरी तरफ कहीं पर पड़ा हुआ था और आप वापस गए और आपने कंप्यूटर खोला या मोबाइल खोला और पहली चीज़ आ गई कि जी हम हेयर कट एक दूसरे का डिस्कस कर रहे हैं, तो अगला उससे रिलेटेड आ गया इश्तिहार, ठीक है, तो उससे मुझे कभी लगता है कि वो उन्होंने वो क्लस्टर किया हुआ है कि ये 6 बंदे इकट्ठे लंच करते हैं, तो अगर एक के मोबाइल से माइक से सुन लिया है कि वो क्या बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस क्लस्टर को ये चीज़ रिकमेंड की जा सकती है। ये काइंड ऑफ इट कुड बी रॉन्ग, ये ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, बट ये क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस तरह का 2-4 दफ़ा हुआ है तो उससे मुझे लगता है कि कुड बी। वो एक तस्वीर थी ना जिसमें वो जकरबर्ग ने अपने कैमरे के ऊपर टेप चिपकाई थी, ठीक है, तो उससे मुझे लग रहा था कि अगर पाई ने खुद चिपकाई हुई है तो इसका मतलब है कि हमारी परमिशन के बगैर शायद कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, ठीक। सो एज लॉन्ग एज वो कैमरा है, माइक है, तो ये ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट जिस तरह भी ऑडियो लीक्स वगैरह हो रही हैं
ठीक है, उससे ये लगता है कि जिसका इंटेंशन हो वो डाटा ग्रैब करने का, दे कैन डू इट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्योंकि वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज देयर, all they need to do is just hack into the system in a way कि जो आपको ना पता चले, और उससे फिर आप रिकॉर्ड करते रहें। और ऑब्वियसली उन्होंने भी ये अब्बासीन के स्टूडेंट का या मेरा डाटा जो है उसको डायरेक्टली, उसमें कौन इंटरेस्टेड होगा कि भाई एक बंदा जो वैसे ही कुछ नहीं कर रहा उसके डाटा में कौन इंटरेस्टेड, ठीक। तो उसमें वो, लेकिन उस पे वो एक कहते हैं $4000 पे बंदा बिठाएंगे जो आपको पूरा सुने, फिर आइडेंटिफाई करे क्लास, इस तरह तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो लेकिन बट दे माइट बी इंटरेस्टेड कि ये जो पूरी ऑडियो या वो है इसमें से टेक्स्ट निकाला जा सके, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, और उसमें से फिर चीज़ें उसकी बेस पे प्रोफाइलिंग की जा सके कि भाई इसको क्या ऐड देना है, अगर ये वाली कंपनीज हैं, और अगर कहते हैं कोई गवर्नमेंट की हैं तो वो बंदे को प्रोफाइल कर सके कि वीगो इसके लिए भेजनी चाहिए या उसके लिए भेजनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो काइंड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज सो मैं मार्केट से थोड़ा सा दूसरी तरफ सियासी सेगमेंटेशन पे ले गया, बट काइंड ऑफ वो हमारे वैसे इतने को तगड़े नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो ये काम करते होंगे, लेकिन एनीवे सो यू कैन सेगमेंट। सोशल नेटवर्क पे भी इसी किस्म की आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, और ये जो सियासी वाला पार्ट है वो शायद इधर ज़्यादा रिलेट करता है कि आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनका एनालिसिस करके, आपके फ्रेंड्स का एनालिसिस करके, एक कॉमन सेइंग है कि ना आप दुनिया में किसी भी दूसरे बंदे से ना 5 कनेक्शंस दूर हैं, ठीक है, मैक्सिमम। ये कि आपने और जो बाइडेन है ना, आप अगर उसके दरमियान निकालेंगे ना कि कितना 3rd लिंक है, 4th लिंक है, तो वो 5 से 6 लिंक के अंदर ना आप पहुंच जाएंगे कि कोई बंदा होगा जो बाइडेन को जानता होगा और वो किसी और को जानता होगा और वो किसी उसको आप जानते होंगे, ठीक है, उससे आपकी सो ये एक अमेजिंग सी बात है ना कि इतने अरबों की आबादी में आप तकरीबन हर बंदे से ना 5-6 लिंक्स ज़्यादा दूर नहीं होते, ठीक है। सो वो आपने देखा हुआ है क्या ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल, तो उसमें वो कहता है ना आई नो अ गाय हु नोज अ गाय, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ वो वाला नेटवर्क आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, इसमें शायद आप खुद से भी ये कर सकते हो कि आप लोगों की प्रोफाइल्स में से अगर आप फ्रेंड लिस्ट निकाल सकते हो तो इट माइट बी एन इंटरेस्टिंग डाटा। मतलब ऑब्वियसली बाकी तो कर ही रही है गवर्नमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप खुद करना चाहें तो अक्सर लोगों की जो पब्लिक प्रोफाइल होती है उसमें अगर उसकी फ्रेंड लिस्ट विजिबल है तो ये मे बी कोई आप बॉट बनाए जो कि बहुत सारे लोगों का रीड करे और उनकी प्रोफाइल को तरतीब से लिखे और देखे कौन किससे कनेक्टेड है, तो आपका एक ग्राफ बना सकती है ना। तो आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में जो ग्राफ पढ़े थे और उस ग्राफ से आप निकाल सकते हैं कि यार मेरे से कितना दूर है अगला बंदा, ठीक है। तो लिंक्डइन वगैरह बता रहा होता है कि आपका 3rd कनेक्शन है या 4th कनेक्शन है, बट वो कई दफ़ा वो पाथ नहीं पूरा बता रहा होता। बट अगर आप वो खुद डाटा माइन कर लें तो आपको वो पाथ भी पता चल जाएगा कि यार कि विच गाय आई शुड नो हु नोज दैट गाय, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक तो इस किस्म की प्रोफाइलिंग है कि आप कनेक्ट कर सकें, एक इस किस्म की प्रोफाइलिंग है कि आप एक ही तरह के सोचने वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें कि यार ये लोग जो है ना, ये इस किस्म की, जो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि यार आप क्लस्टर कर सकें कि जो लोग उस किस्म की पोस्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और फिर गवर्नमेंट उसकी बेस पे उनको ऑफ़र कर सकती है कि आप किसी कमेटी का पार्ट बन जाएं जो कि डिसीजन मेकिंग ले सके उस डोमेन में, ठीक है। और आप उसको काइंड ऑफ दूसरी तरफ भी यूज़ कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म वगैरह में यूज़ कर सकते हैं कि किन लोगों में वो रुझानात हैं कि वो फट सकते हो जाके कहीं पे भी, ठीक है। तो वो कहते हैं वो बाज़ का आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है कि भाई वीगो किधर गई, ठीक है। तो ये एक मसला। और दूसरा इसके अलावा क्लस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस में, कि क्लस्टर्स में ना जो डाटा सेंटर्स होते हैं उसमें बहुत से रैक्स में बहुत सारे
बेसिकली सर्वर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप ये जो आपको फ़ौरन से गूगल सर्च करते हैं तो वो निकल आता है ना कि आपकी सर्च, उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रिड्स बनाई हुई हैं काइंड ऑफ। ये पूरी बिल्डिंग ही इस हिसाब से बनी होती है। अक्सर वो किसी ना वाटर स्ट्रीम के किनारे होती है ताकि उधर से पानी आके उसको कूल कर सके, और वो पूरी बिल्डिंग जो होगी ना उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स लगे होंगे, ठीक। नहीं, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। जिस तरह आपका एक तगड़ा पीसी हो ना, उस किस्म के पीसी, मगर उसकी केसिंग शेसिंग निकाल दी क्योंकि जगह बचानी है, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्प्ले, हमें सिर्फ प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए तगड़ी, वैसे रैक में लगा दो धड़ाधड़, ठीक है। और कहते हैं और बहुत सारे बना दो इस तरह के, और उनको आपस में कनेक्ट अप कर दो, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल कंप्यूटिंग जो होती है ना, ताकि आप क्योंकि गूगल को ये चाहिए कि वो हर वक्त अपडेट रहे ना, कि इस वक्त नेट पे कौन सी नई चीज़ हो रही है, कौन सी पुरानी चीज़ हो रही है। आप जब सर्च करें तो वो बताए कि यार ये चीज़ इतनी देर पहले अपलोड हुई थी और ये चीज़ जो है लेटेस्ट रिजल्ट ये है, ठीक है। तो वो उसके लिए जो कंप्यूटेशन पावर चाहिए वहाँ पे ये लगे होते हैं। उनमें फिर क्लस्टर्स में देखना कि कौन सी चीज़ जो है ना, कौन से सर्वर्स बीच में एक ही तरह की चीज़ों पे इकट्ठे चल रही, तो उनको आइडेंटिफाई करना, और उनको आप किसी एक जगह पे फिजिकली भी इकट्ठा कर दें, ठीक है। अगर आपको उससे कहते हैं डिबगिंग में कुछ इशू फ़ायदा हो सके कि वो आप उनको कर, उसमें भी यहाँ पर ये यूज़ होता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस में कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, उनके ऊपर भी आप क्लस्टरिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो क्लस्टरिंग, अच्छा जो आज का है ना वो लाइट सा लेक्चर होगा, जो क्योंकि क्लस्टरिंग बड़ा क्यूट सा एल्गोरिथम है, इसमें ज़्यादा आपको वो हैवी मैथमेटिक्स नहीं है सीधा, ठीक है। तो क्लस्टरिंग में जो बाय एंड लार्ज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एल्गोरिथम है ना, वो के मीन्स क्लस्टरिंग कहलाता है, ठीक है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग जो है ना, उसको समझना शायद ना विजुअली ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप विजुअली आपको समझ आ जाए एक दफ़ा देख के, तो उसके बाद आप उसके पीछे जो हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। ये इन जनरल वैसे मुझे आपके जो अक्सर हैवी कोर्सेज होते हैं या आपको जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होते ना, अक्सर मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग में तो ये बहुत ही ट्रू है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि अगर आपको विजुअली वो चीज़ समझ आ जाए तो फिर उसके बाद वो मैथमेटिक्स बड़े आराम से समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप वो मैथमेटिक्स को समझ रहे हो तो फिर कई दफ़ा आप वो ना उसमें सिंबल्स में खो जाते हैं, ठीक है, कि अच्छा अब अगला स्टेप क्या हुआ, वो ये तो समेशन 4 आ गई हैं, आप क्या करें, ठीक है। तो मतलब होता है ना कि एक अगर ज़्यादा समेशंस और वेक्टर्स एंड एवरीथिंग आ रहा है तो आप एक देख के ही उससे दबक जाते हैं, ठीक है। ये आयत नहीं समझ आनी, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो पहले ही फिर ज़हन बना लेते हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग में अक्सर बनाया होता है लोगों ने कि यार ये सर प्रोग्रामिंग नहीं, मेरे पास मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल। मुझे आके कई दफ़ा स्टूडेंट कहते हैं सर ये नहीं मुझसे होती। मैंने कहा यार क्या तुम क्या टाइप करते हो, जब फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, तो क्या वो प्रिंट तुम्हारे लिए कहता है कि नहीं मैं तेरे लिए प्रिंट नहीं करना, ये क्या चक्कर क्या क्यों नहीं होती, ठीक है। तो बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है, मतलब साइकिल चला लेते हो तो फिर ये भी कर लोगे, ठीक है। तो एनीवे आज मैं थोड़ा सा डाइवर्ट ज़्यादा हो रहा हूँ, तो लेट्स कम बैक। तो ये हमारा क्लस्टरिंग का किस तरह काम करेगी विजुअली हम देखना चाह रहे हैं। मैं असल में उस पर डाइवर्ज इसलिए हुआ था कि मैं आपको दोबारा वही 1-2 लिंक्स सजेस्ट करना चाह रहा था फॉर योर इंजीनियरिंग। एक मैंने 3 ब्लू 1 ब्राउन वाला एक जो चैनल है जिसमें एसेंस ऑफ कैलकुलस, एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ये 2 प्लेलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट हैं, आप उनको फॉलो करें। आपके जो मैथ्स के कुछ कोर्स जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसमें जितना लीनियर अलजेब्रा करना था वो हमने खुद ही दोबारा कवर कर लिया, ठीक है। इसमें लीनियर अलजेब्रा की उतनी डेप्थ नहीं चाहिए, दरमियानी सी डेप्थ चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा डेप्थ है उसमें वो आपको ना विजुअली एक्सप्लेन कर देता है सारी चीज़, और उसके बाद आपको मैथमेटिक्स ईजी लगना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 3 ब्लू 1 ब्राउन है वैसे, लेकिन आप जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे ना एसेंस ऑफ कैलकुलस या एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वही वाली वीडियो टॉप पे आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा मशहूर चैनल है और बड़ी मेहनत से इस बंदे ने वीडियोस बनाई हुई हैं। पहले खान अकेडमी में था, फिर उसने खान अकेडमी की भी ऑब्वियसली आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो कि बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन फिर जब इसने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाई हैं तो वो वाकई मेहनत करके बनाई हुई हैं,
ठीक है। और वो फिर उस मेहनत का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ आपको घंटों में समझ आनी है वो आपको फिर ना 10 मिनट 15 मिनट में समझ आ जाती है, तो इट्स वेरी गुड। इसी तरह एक और साइट थी visuallyexplained.com या कुछ इस किस्म की थी, तो उसमें उसने एज एन आर्टिकल फॉर्म ना बहुत अच्छे ग्राफ्स बनाकर एक्सप्लेन की हुई थी डिफरेंट चीज़ें, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्पेशली किसी का मैथमेटिक्स किसी को लगता है मेरा वीक है, तो वो असल में वीक होने की क्या वजह होती है कि आपको वो कॉन्सेप्ट विजुअली समझ नहीं आया होता। जब आपको समझ आ जाता है फिर आप कहते हैं यार ये तो कोई मुश्किल नहीं था, ये मैं अभी 10 साल गुजार दिए कि यार ये मुझे नहीं आता, ठीक है। तो होता है, मैंने 1-2 लोग देखे हैं जिन्होंने काफ़ी 10-20 साल गुजारने के बाद कहोगे यार नहीं यार हूँ मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो खान अकेडमी पे स्टार्ट हुए, वो 2+2 से शुरू हुए, उसमें साथ एग्जाम्पल वो भी आ रहे होते हैं ना, क्वेश्चंस भी एक्सरसाइजेस भी करते गए, 5 इन अ रो ठीक हो गए, इसका मतलब समझ आ गया, आगे चले गए। तो वो 2 महीने बाद उन्होंने कहा यार मैं अभी सारी ज़िंदगी मैथ्स को हवा बनाया हुआ था, ये तो मतलब बड़ा ईजी था, ठीक। तो ओके, तो 2 पॉइंटर अपने दे दिए। तो ये सारी ये जो 10 मिनट थे ये आपको ये पॉइंटर्स देने के लिए थे कि उनको ज़रूर यूज़ करें। कमिंग बैक, तो हम इसको विजुअली समझें। तो लेट्स से कि ये मेरे पास डेटा है जिसको मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने 2 क्लस्टर्स में तोड़ना है, ठीक है। आइडियली असल प्रॉब्लम में हमें ये नहीं पता होगा कि मैंने कितने क्लस्टर में तोड़ना है, तो ये एक और प्रॉब्लम है। के मीन्स क्लस्टरिंग में आप के पहले से बता देते थे, ठीक है। हम बाद में डिस्कस करेंगे वो के खुद से कैसे हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे पता था कि मैंने 2 क्लस्टर्स में तोड़ना है, तो के मीन्स क्लस्टरिंग में आप क्या कहते हैं कि 2 रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि ये हमारे क्लस्टर के सेंटर है, ठीक है, और क्लस्टर के सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रॉइड्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि ये सेंटर तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्लस्टर है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसका कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम आगे करते क्या है, हम कहते हैं स्टेप 1 में हम ये करते हैं कि हर पॉइंट को देखते हैं कि वो इसके क्लोज है या इसके क्लोज है। जिसके क्लोज होता है हम कहते हैं कि ये इस क्लस्टर का पार्ट है। समझ आ रही बात? हर पॉइंट को पहले 2 रैंडम पॉइंट लिए, फिर हमने हर पॉइंट पे गए, ये जो हमारी एग्जांपल्स हैं, इसका इससे भी डिस्टेंस निकाल लिया, इससे भी डिस्टेंस निकाल लिया। जिससे कम निकला हमने कहा ये उस क्लस्टर का पार्ट। तो ये हमने किया, ये हमने क्लस्टर सेंट्रॉइड्स बनाए। और अब मैंने इसको पहला स्टेप किया कि मैंने कहा यार इसके किस क्लस्टर के क्लोज है। तो ये वाले सारे जो हैं ये इसके क्लोज थे, तो हमने कहा ये रेड कर दी। ये रेड करने का मतलब अभी विजुअली दिखा रहे हैं, लेकिन असल में मतलब हमने कह दिया कि भाई ये क्लस्टर नंबर 0 का पार्ट है, ठीक है। और ये हमने कह दिया कि ये क्लस्टर नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? पहला स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा ये जो पॉइंट निकाल लिए है ना, इनकी एवरेज निकालो। अब ये जो सारे क्लस्टर 0 के पॉइंट थे, इनकी एवरेज निकालो और सेंट्रॉइड को वहां पर मूव कर दो, ठीक है। पहले स्टेप में रैंडम सेंट्रॉइड लिए और हमने उनको क्लस्टर उससे अलाइन कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया कि आप सेंट्रॉइड को मूव कर दिया। तो मैंने कहा कि यार अब इनकी एवरेज जो आती है उस पर ले जाओ, और ये जो नीले वालों की एवरेज आती है इसको उधर ले जाओ। तो ये थोड़ा सा मूव हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा हम यही काम करेंगे। अब यहाँ पर हम नई पोजीशंस आ गई, नई पोजीशन आई, हमने कहा आप दोबारा सारी एग्जांपल्स को देखो एक एक करके, हर पॉइंट का इससे डिस्टेंस कम आ रहा है या इससे डिस्टेंस कम आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये मूव करने के बाद ये वाला जो था लेट्स से या चलो ये वाला जो था इसका पहले रेड से डिस्टेंस कम आ रहा था क्योंकि रेड इस तरफ था और ब्लू इस तरफ था, लेकिन अब आपको लगा कि नहीं यार ये तो ब्लू के ज़्यादा करीब हो गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में अब आप क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं इसका क्लस्टर चेंज कर दो। तो हम सारे पॉइंट्स पे जाएंगे जिस वाले सेंट्रॉइड से कम डिस्टेंस आ रहा होगा, हम दोबारा उनको कहेंगे कि तुम इस वाले क्लस्टर का पार्ट हो, ठीक है। तो ये स्टेप किया तो अब हमारे पास नए बन गए क्लस्टर। फिर हमने यही स्टेप किया कि हमने सेंट्रॉइड को, अब इनकी एवरेज ली और दोबारा आपने सेंट्रॉइड को मूव कर दिया, इनकी एवरेज ली, सेंट्रॉइड को मूव कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रॉइड नई जगह पे आ गए। फिर हमने सारे पॉइंट्स लिए, उनका डिस्टेंस निकाला, ठीक है। और अब हमने कहा कि उनको नीला बनाना है क्या लाल बनाना है, तो वो हमारा किया। ये जब आप 3-4 दफ़ा और करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये सेंटर में खुद ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब आपके क्लस्टर सही सेपरेट आउट हो गए, उसके बाद जो इनका मीन आएगा, अगली दफ़ा आप करेंगे तो कोई अपडेट होगी नहीं, बिकॉज वो सारे के सारे पहले ही ठीक क्लस्टर में थे। और जब उनकी एवरेज लेंगे तो ये भी अपडेट नहीं होगा। तो जब ये भी अपडेट नहीं होगा इसका मतलब है कि अब आपके अगर ये दोनों नहीं अपडेट हो रहे तो इसका मतलब है आप कन्वर्ज कर गए, तो आपका क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम।
तो इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं कि इस टाइप के एल्गोरिथम को कहते हैं आइटरेटिव एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता है कि 10 दफ़ा में होगा या 50 दफ़ा में होगा या 1000 दफ़ा में होगा, लेकिन आइटरेट करता रहेगा अनलेस कि ये कन्वर्ज कर जाए किसी पॉइंट पे। फर्स्ट टाइम हमने रैंडम लिए, ठीक है, उसके भी हम आगे देखेंगे कि और तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी अभी तो हमने रैंडमली दो जगहों पर रख दिया ना, बिकॉज मैं आपको शो ये करना चाह रहा था कि दोनों कि कहीं से भी स्टार्ट कर लें तो अगर क्लस्टर सेपरेबल हैं तो ये कहीं ना कहीं पे पहुंच जाएगा, जो कि हमेशा वैसे ट्रू नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी तो यार मैंने फिगर ड्रॉ की हुई थी ना, लेकिन जब असल में होगा जो पूरे कोर्स में जो आ रहा है वाला एक मसला ये आ रहा है कि फिगर में तो हमें खुद ही नजर आ जाता है कि यार ये लाइन लगा दो, ठीक है, तो फिर हम वो हाइपोथेसिस लर्न क्यों करते हैं। तो इधर भी हमें फिगर में खुद क्लस्टर नजर आ रहे हैं, तो वाई नॉट मैं ये पॉइंट ले लेता और ये पॉइंट ले लेता और उसके बाद चला देता तो दो इटरेशंस में कन्वर्ज हो जाता, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो डायमेंशन है ना ये दो नहीं होगी, एक्चुअल में हम कह रहे हैं कि 1000 डायमेंशन है, ठीक है। अब 1000 डायमेंशन में हमें नहीं नजर आ रहा होगा क्लस्टर, हम बस क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे यार इसको मैं 10 क्लस्टर में तोड़ना चाह रहा हूँ, हमने 10 दिया और उसको कहा कि भाई तू चल, वो रैंडमली इनिशियलाइज हुआ, उसने ऑटोमेटिकली क्लस्टरिंग करके थोड़ी देर बाद जिस पे कन्वर्ज हुआ हमने कहा जी ये हमारे क्लस्टर बन, ठीक। तो ये फ़र्क है, ठीक है, कि एक्चुअल में वो मिलता है जी। मिक्स हो रहा है क्या मतलब? हाँ नहीं, हमने ये पॉइंट तो कभी भी चेंज नहीं किया, हमने तो सिर्फ ये सेंटर चेंज किए, तो ये वाला तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, तो ये मिक्स तो फिर नहीं हो सकता ना। ये हम इनको चेंज अगर आप देखें ना ये पूरों में, इनको हमने सिर्फ यहाँ से ग्रीन थे, उसके बाद हमने जिस सेंट्रॉइड पे गए उसका कलर चेंज हमने भी करके दिखाया, लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह पर ही रहे हैं थ्रू आउट। आप देखें कोई पॉइंट मूव नहीं हुआ, ठीक है, मूव सिर्फ आपके सेंट्रॉइड हुआ, ठीक। ओके, सो आपके जो के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम है उसमें आपका के, कैपिटल के हम कहते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं। जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने 2 क्लस्टर किए थे तो के इज इक्वल टू 2 था। ट्रेनिंग सेट जो है वो उसी तरह हमने कहा था कि m नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो ये x i जो है उसका मतलब है कि वो 1 से m तक जो आपकी एग्जांपल है। फॉर के मीन्स क्लस्टरिंग हम वो जो x0 इज इक्वल टू 1 करते थे वो अब हम नहीं करेंगे, यानी वो जो बायस में डालना पड़ता था वो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो आर एन डायमेंशनल चीज़ बन जाएगी, पहले हम n+1 डायमेंशनल कहते थे, ठीक। तो अगर हम यही जो पीछे हमने स्टेप किए हैं उनको एक सूडो कोड की फॉर्म में लिख दें कि हमने किया गया, ठीक है, तो हम ये कर रहे होंगे। सबसे पहले रैंडमली इनिशियलाइज के क्लस्टर सेंट्रॉइड्स u1 μ1 टू μk, ठीक है। तो हमने जो सेंट्रॉइड्स 2 लिए थे पिछली दफ़ा, तो पिछली दफ़ा वो समझे कि वो u1 और u2 थे। अब हमारे पास हमने कहा है कि ज़रूरी नहीं है 2, हम 4 में 5 में जितने में भी क्लस्टर्स में बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हमने कहा है k क्लस्टर्स होंगे, तो आपके पास फिर वो k सेंट्रॉइड्स आपने रैंडमली इनिशियलाइज कर फिर आपने बार बार किया, ये हमारा वो रिपीटेटिव जो एल्गोरिथम चल रहा है अनलेस ये कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर पहला काम हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने वो जो हमारा सेंट्रॉइड था सबका उनसे डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो हर एक पॉइंट लिया, उसको हर सेंट्रॉइड से निकाला। हमारे 2 थे पहले, एक ब्लू सेंट्रॉइड था एक रेड था, देखा कि इसके क्लोज आता है, हमने कहा कि यार ये सेंट्रॉइड से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको अगर मैं इधर शो कर दूं तो एक्स आपका जो होगा वो काइंड ऑफ एक मैट्रिक्स होगी ना, ठीक है, जिसमें n फीचर्स हैं आपके और m आपके एक ट्रेनिंग एग्जांपल है, ठीक है। तो अब आपके पास आपने लेट्स से k इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लिया, k, चलो k कोई और एक डायमेंशन बन गई। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हर एक के लिए को हम असाइन करना चाह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग एग्जांपल किस वाले सेंट्रॉइड पे मैप होती है। तो पिछले केस में हमारा 0 या 1 पे मैप हो जानी थी, रेड है या ब्लू है, तो हमने इसको कहा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो, जिससे डिस्टेंस कम आ रहा हो, ठीक है। अगर ये k होते तो कोई 1 पे मैप होगा, कोई 2 पे होगा, कोई 3 पे होगा एंड सो ऑन, कोई फिर 0 पे होगा एंड काइंड ऑफ डिफरेंट पे मैप होते रहेंगे। लेकिन ये हमेशा 0 से लेकर
k-1 तक या 1 से k तक, अगर आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करें ये इस तरह से नहीं। तो हमने ये स्टेप किया है, ठीक है, कि सी आई जो है ना, हमने क्या है, फॉर i इज इक्वल टू 1 to m, यानी हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जाओ एक एक करके, इस पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ। इंडेक्स जो है वो आप 1 to k, ये आपने सी आई बनाए हैं, ठीक है, ये आपके इंडेक्स हैं, ठीक है। तो ये सी आई का मतलब है ये C0 है, ठीक है, ये C1 है एंड सो ऑन अप टू ये CM है, ठीक है। सॉरी, अगर 1 से स्टार्ट करें तो 1 है, 2 है और ये अप टू M है, ठीक है। 0 से करें तो 0 से लेकर M-1, वो आपकी मर्जी है, जो भी कन्वेंशन रखें, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका अब आपके पास यहाँ पर U पड़े हुए हैं, ठीक है, और U क्या चीज़ें, वो आपके पास K सेंट्रॉइड्स हैं और उनमें से हर एक की डायमेंशन जो है वो N की है, राइट, क्योंकि जो सेंटर है आपकी पहले 2 डायमेंशनल स्पेस थी, अगर N डायमेंशनल स्पेस है तो ये N हो जाएंगे। हमने हर एक से इसका डिस्टेंस लिया, इससे भी लिया, इससे भी लिया, इससे भी लिया, सबसे डिस्टेंस लिया, जिससे मिनिमम आया हमने उसका इंडेक्स उठाया। फॉर एग्जांपल मेरा 3 से मिनिमम आ गया, हमने कहा जी ये तो 3 का पार्ट बनता है, राइट। फिर दूसरी लाइन पे आए, फॉर एवरी, ये जो फॉर i इज इक्वल टू 1 to m जा रहा है, इधर जा रहे हैं, इसको उठाया, हर एक से डिस्टेंस निकाला, जिससे मिनिमम आया, ये लेट से 5 से मिनिमम आ गया, हमने कहा जी ये 5 मैप हो गया, ठीक है, तो एंड सो ऑन। तो ये जो है ये नंबर आ रहा होगा 1 to k, कैपिटल K से कम या बराबर होगा, ठीक है। तो ये स्टेप किया, इंडेक्स फ्रॉम 1 to k ऑफ क्लस्टर सेंट्रॉइड्स क्लोजेस्ट टू xi। तो हर xi को हमने जिससे क्लोजेस्ट था वो इंडेक्स दे दिया। तो अब ये सी जो हमारे पास बने ना, ये हमारे पास थे कि किस पे मैप हो रहा है, राइट। तो फिर हमने कहा कि फॉर 1 to k, तो पहला स्टेप जो था उसमें हमने सेंट्रॉइड्स मैप किए। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, यानी इसमें हमने क्या किया कि हमारे पूरे डाटा को बता दिया वो किस किस सेंट्रॉइड पे आ रहा है। दूसरा क्या स्टेप था कि हर जो आपका क्लस्टर बनता है उसकी एवरेज निकाल के नए सेंट्रॉइड्स निकालना है। तो अब आपने क्या किया, फॉर k इज इक्वल टू 1 to k, एवरेज ऑफ पॉइंट्स असाइंड टू क्लस्टर के, ठीक है। तो अब आप फॉर एग्जांपल अब आपने इनको अपडेट करना है कि जो आपके म्यूज थे ना या यू थे कि जो आपके क्लस्टर सेंट्रॉइड थे, ठीक है। अब मैंने इसको 1 को अगर निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि जिनके जो भी 1 को असाइन हुए थे उनकी एवरेज लेनी है। तो मैंने इसमें ढूंढा कि यार कौन कौन 1 पे है। फॉर एग्जांपल ये 1 पे था, ये 1 पे था, ये 1 पे था, लेट से, ठीक है, लेट से ये 0 नहीं है, 1 to m वाला केस में देख रहा हूँ। तो अब ऐसी आपकी 4-5 चीजें 1 पे मैप हो गई या 10 चीजें 1 पे मैप हो गई। आपने उन सब को निकाला और आपने उनकी एवरेज लेके जो नई वैल्यू आई, आपने कहा कि 1 वाले को अपडेट कर दो, 1 की अब नई वैल्यू ये है। फिर आपने इसमें 2 ढूंढे, 2 निकाले, उनकी एवरेज ये 2 को अपडेट कर दिया। फिर 3 वाले ढूंढे, उनकी एवरेज ये 3 को अपडेट कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। मेक सेंस? वही जो विजुअली हमने काम किया था, मैथमेटिकली क्या हो रहा है वो हम करें। तो आप ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो यही चीज़ उसने काइंड ऑफ अपने हिसाब से बताई हुई है, ठीक है। और ये जो मिनिमम हम निकालते हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल नोटेशन में जब ये आता है तो मैंने आपको बताया कि ये मैग्नीट्यूड काइंड ऑफ निकाल रहा होता है। और जब हम 2 वेक्टर्स का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाता होता है, क्योंकि 2 का सम ये आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ये बन रहा होगा, ठीक है। और ये जो वेक्टर आ रहा है आप इसकी लेंथ लें तो आपके पास आ जाएगा उनके दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो आप उन पॉइंट्स को एज अ ओरिजिन से वेक्टर समझते हुए उनका डिफरेंस लें और उसका नॉर्म ले लें। वो ये जो नॉर्म लेते हैं हम, इस नॉर्म का मतलब है कि हम उसकी लेंथ ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और टिपिकली इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, यानी कि आप वो नॉर्म को मिनिमाइज करें या उसके स्क्वायर को मिनिमाइज करें, क्योंकि नॉर्म इस केस में नॉर्म भी पॉजिटिव ही आना है हमेशा ना, बिकॉज लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप उसको भी मिनिमाइज कर लें तो वही रिजल्ट आएगा कि आप उसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर लें। अगर नंबर छोटा होगा, अगर सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो उसका स्क्वायर भी, यानी सारों का स्क्वायर ले रहे होंगे तो वो इसी का स्क्वायर सबसे छोटा है। ओके, नेक्स्ट चीज है कि जी आपके हमेशा डाटा जो है वो सेपरेबल नहीं होता, ठीक है।
हमने जो अभी एग्जाम्पल देखी थी वो बड़ी कह लो कि खूबसूरत सी एग्जाम्पल थी, जिसके अंदर आपके पास डाटा क्लस्टर्स में टूटा, जिस तरह इस केस में 3 क्लस्टर में टूटा हुआ है हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि आपका डाटा जो है कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और हो सकता है कि आप फिर भी क्लस्टर बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट्स बनाना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वापडाइश नौकरियाँ तो आती नहीं, चलो फिर कुछ तो करना है, तो टी शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है। तो टी शर्ट बेचने आपने कोई टेलर से रब्ता किया, उसने कहा जी मैं इतना कर लूँगा, लेकिन अब आपको क्वेश्चन आया कि यार मैं साइजेस क्या रखूँ उनके, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मैं इंजीनियर हूँ, मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है, ऐसे तो नहीं मैं बनाऊँगा, कुछ तो अपनी साइंस डालूँगा, ठीक है। तो आपने कहा कि जी मैं बहुत से 1000 लोगों से ना आपने उनका वेट और हाइट पूछ ली। तो वेट और हाइट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, अमूमन जिसका ज़्यादा वेट होता है उसकी ज़्यादा हाइट भी होती है, ठीक है। तो काइंड ऑफ कोरिलेटेड सा आपके पास एक डाटा मिल गया, ठीक है। अब ये क्लस्टर्ड नहीं है इतना खुद से, लेकिन आप इसको खुद से सेपरेट करना चाहते हैं, बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि हर बंदे के साइज़ की टी शर्ट अलग से मैं नाप लेकर बनाऊँ, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि आप स्टैंडर्ड साइजेस रखेंगे। तो हो सकता है कि आप स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज में तोड़ना चाहते हो, तो आप इसको कहेंगे कि यार मुझे इसको 3 क्लस्टर्स में तोड़ दो, ठीक है। तो 3 क्लस्टर्स में तोड़ेंगे तो हो सकता है पहला क्लस्टर इस जगह पे आ जाए, दूसरा इधर आ जाए, तीसरा इधर आ जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम वो सेपरेट आउट हो जाए। तो आप कहेंगे ये जो साइजेस है ना, इनके लिए मैं लार्ज साइज़ की टी शर्ट देख लेता हूँ कि इसमें कौन सा साइज़ सूट करेगा, उसके हिसाब से ऐसी शर्ट बना दी जो कि ना ज़्यादा खुली हो और ना ज़्यादा तंग हो, यानी कि जो लार्ज साइज़ वाले बंदों को पूरी आ जाए, फिर मीडियम वाले एंड फिर स्मॉल वाले। तो काइंड ऑफ आप इस किस्म की क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं कि आप स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज काइंड ऑफ करना। तो ये जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हमेशा डाटा जो है वो सेपरेबल नहीं होगा क्लस्टर्स में, लेकिन स्टिल हो सकता है कि उसको सेपरेट आउट करना आपके लिए मीनिंगफुल हो, बिकॉज आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे उसमें आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं कि मुझे स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज मिल जाए। ओके, सो अभी तक जो हमने किए थे पिछले एल्गोरिथम्स, उन सब में हमने एक ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्लस्टरिंग का ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑल दो एल्गोरिथम तो आपको समझ आ गया, तो एल्गोरिथम वाज प्रीटी मच इट, तो अगर वो समझ आ गया तो मोस्टली आपको चीज़ समझ आ गई है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो हमें कुछ और डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिबग करना है कि चीज़ क्लस्टरिंग से ही काम कर, अब 1000 डायमेंशन में जब आप काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब वो एल्गोरिथम तो कोई क्लस्टर निकाल देगा, मगर उसने ठीक निकाले या नहीं निकाले, तो वहाँ पर आप उसके ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीट हुआ है या नहीं हुआ, उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाइवर्ज तो नहीं हो गया, पता चले उसने आखिर में कोई और ही पॉइंट्स निकाले हो, ठीक। तो वहाँ पर ये फिर हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है CI जो था वो हमने कहा हुआ था, वो जो मैंने एक वेक्टर सा बनाया हुआ था कि वो C वेक्टर था और उसकी जो ith एलिमेंट था वो मुझे इंडेक्स बता रहा था कि ये किस क्लस्टर नंबर पे मैप होती है ये एग्जाम्पल, राइट। UK जो था, जो उसके आगे मैंने बनाया हुआ था U वेक्टर, वो वेक्टर तो नहीं बल्कि कहना चाहिए उसका जो एक रो थी वो आपकी एक सेंट्रॉइड बनती थी, n डायमेंशनल आपका एक बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपके K इस किस्म के आपके सेंट्रॉइड है, तो n/k था बेसिकली, ठीक है। एक हम दूसरा काम ये करेंगे कि U of CI, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है क्लस्टर सेंट्रॉइड टू विच एग्जाम्पल xi है। ये बेसिकली इट्स अ फैंसी वर्ड टू से कि ये मेरे पास अगर x था, ठीक है, तो अब x of 3 मैंने लिया लेट्स से, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो आएगा C of 3 आ जाएगा, ठीक है, इसको हम C3 कह रहे हैं, ठीक है, और लेट्स से ये था 4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था कि ये 4 नंबर क्लस्टर पे मैप्ड है, ठीक है। तो U of CI का क्या मतलब है, U of 4 के 4th क्लस्टर, ठीक है। तो ये हमने जो C लिखा हुआ है ना, ये लिखा तो 3 इनडायरेक्शन लिखी हुई है, लेकिन इसका मकसद क्या है कि ith एग्जाम्पल जो थी वो किस क्लस्टर के ऊपर मैप हो रही है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको स्टेप 1 ये होगा कि आप इधर आएंगे, CI निकालेंगे और उसके बाद वो उससे आपको निकल आएगा कि क्लस्टर कौन सा है, ठीक है। इनके साथ अब अगर हम देखें तो हमारा जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इस जो क्लस्टर्स का एग्जाम्पल से डिस्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है, कि आपका जो
ये सेंट्रॉइड है, इसका इनसे डिस्टेंस मिनिमल हो, राइट, और ये ओवरऑल हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके सेंट्रॉइड्स जो गिवन है एंड उनकी मैपिंग कि वो किस पे मैप हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे सेंट्रॉइड होंगे और कौन से ऐसे, यानी कौन से यू होंगे और उनको किस सी पे असाइन करूंगा कि मेरे पास ये डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। जो कि इंट्यूटिवली हमें समझ भी आ रहा था कि हम यही कर रहे थे कि हमने हर स्टेप में यही काम ही किया था, ठीक है। तो उसकी एवरेज हमने ली हुई है, एवरेज ना भी हो तो स्टिल ये सेम चीज़ ही बनती है क्योंकि मिनिमाइज होकर सेम चीज़। स्क्वायर भी लिया हुआ है, स्क्वायर ना भी हो तो क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इट विल कम टू द सेम मिनिमा अगर आप स्क्वायर ना भी लें, ठीक है। तो हम ये मिनिमाइज करना चाह रहे हैं कि सेंट्रॉइड की पोजीशंस और उनकी असाइनमेंट के कौन उस क्लस्टर में आता है। तो सी जो है वो असाइनमेंट है कि ये वाली एग्जांपल किस क्लस्टर में आती है और ये है क्लस्टर के सेंट्रॉइड है किधर। इनको हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन इनको चेंज करते हुए हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं कि उनका आपस में डिस्टेंस कम से कम, ठीक। तो मैथमेटिकली हम ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ कि हमारी डिस्टेंस क्या चीज़ है, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो ये वही वाला एल्गोरिथम हमने दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, इसमें हम क्या कहते हैं, हर एग्जांपल में जाते हैं, हर एग्जांपल पे जाकर हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं उसको असाइन कर देते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, यही कर रहे हैं ना। तो हम u को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, और c के ऊपर हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं किस पे सबसे मिनिमम डिस्टेंस बनता है। तो हम इसमें भी वही वाला कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन हमने u और c दोनों पे करना था, लेकिन इस केस में हम u को कांस्टेंट रख के c के ऊपर मिनिमाइज करें। फिर जब हमने c पे मिनिमाइज कर लिया तो अगला स्टेप क्या था कि हम उनकी एवरेज पे u को प्लेस कर देते हैं। तो उनकी जब वो एवरेज पे आएगा तो उसका सबसे एवरेज डिस्टेंस यानी कम हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि वो किसी और पोजीशन पे था, ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा था। तो मीन जो होता है उसका अपनी क्लस्टर से डिस्टेंस सबसे कम होता है। तो इस स्टेप में हम क्या करना चाह रहे हैं, जो सेकंड हाफ है, पहले लूप में हम u कांस्टेंट रखे हुए थे, अब हम u को चेंज कर रहे हैं, अब हमने c कांस्टेंट रखी है, ठीक है, कि वो मैपिंग चेंज नहीं की हमने, लेकिन हम जो आपके सेंट्रॉइड की पोजीशन चेंज करती है उसके हिसाब से। तो पहले केस में हमने जो मैपिंग चेंज की विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड कांस्टेंट रखे, मैपिंग ऑप्टिमाइज कर दी। अगले में हमने मैपिंग सेम रखी, सेंट्रॉइड की पोजीशन ऑप्टिमाइज कर दी। तो एक केस में हम u को ऑप्टिमाइज कर रहे थे, इस केस में हम c मैपिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये क्लस्टर असाइनमेंट स्टेप है और ये सेंट्रॉइड को मूव करने का स्टेप है, ठीक है। तो अगर इस एल्गोरिथम को भी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो ना, तो पहला स्टेप है कि भाई आप क्लस्टर असाइन करें, दूसरा मूव सेंट्रॉइड करें, एंड बार बार यही करते रहे, तो रीअसाइन करें क्लस्टर्स को, फिर सेंट्रॉइड को मूव करें, ठीक। और इनमें हमने c चेंज किए, इसमें हमने म्यू चेंज किए, इसमें हमने म्यू फिक्स रखे थे जब c चेंज कर रहे थे, जहाँ हम म्यू चेंज कर रहे हैं तो हमने c फिक्स कर दिया, और दोनों केस में हम j को मिनिमाइज करने की कोशिश। ओके, सो ये तो उसी की फर्दर डिटेल थी जो कि है क्या ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इसका। अभी जो हमने शुरू में किया था वो ये किया था कि हमने रैंडमली इनिशियलाइज किया था कि कहीं पे भी सेंट्रॉइड प्लेस कर दें, राइट। तो कहीं पे भी अगर हम सेंट्रॉइड प्लेस कर देंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर अमूमन ये होता है कि आप बजाय वो सेंट्रॉइड रैंडमली स्पेस में किसी जगह पे रखें, उसके बजाय अगर हम सेंट्रॉइड्स को एग्जाम्पल्स पे बेस बना दें। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एग्जांपल है, मैंने किसी एक एग्जांपल को पकड़ के उसी को ही सेंट्रॉइड बना दिया, तो मैंने पहली लेट से ये पकड़ ली, दूसरी ये पकड़ ली, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ये फिर आगे कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अनलकी रहा और मैंने पहली जो रैंडम ली थी वो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो हो सकता है कि उसको कन्वर्ज होने में ज़्यादा टाइम लगे, और ये भी पॉसिबल है कि वो थोड़ी किसी गलत जगह पे भी कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली इट्स बेटर कि आप रैंडम इनिशियलाइज करने के बजाय रैंडमली ट्रेनिंग सेट में से वो एक्सेस उठाएं और उनसे स्टार्ट करवा दें, उनको ही सेंट्रॉइड मान लें, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि आप ना लोकल ऑप्टिमा पे फंस जाते हैं इसमें,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बने हुए हैं, इसमें कितने क्लस्टर नज़र आ रहे हैं? 3 नज़र आ रहे हैं। तो बेस्ट तो ये होगा कि आपके आखिर में सेंट्रॉयड इस किस्म के आ जाए, लेकिन इट कुड बी कि आपने जब एल्गोरिथम ख़त्म हुआ तो वो बजाय इसके कि वो इस तरह होता, वो काइंड ऑफ ये एक्स जो है ये इस पूरे को एक क्लस्टर बना दे और इसको वो 2 क्लस्टर्स में तोड़ दे, राइट। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्लस्टरिंग का है कि वो बास का लोकल मिनिमा के ऊपर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है फिर कि वो लोकल मिनिमा में तो वो फंस सकता है, तो हम फिर कैसे हल करें इसको? हमें क्या मतलब, इधर तो 2 डायमेंशनल में तो हमें नज़र आ रहा है ना, तो हम आराम से बता रहे हैं, लेकिन जब हम 1000 डायमेंशंस में कर रहे होंगे तो हमें क्या पता कि वो लोकल मिनिमा में फंसा है या उसने सही सही क्लस्टर निकाल दी। तो उसका जो तरीके डिफरेंट यूज़ होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि आप हर दफ़ा ना रैंडम जगह से इनिशलाइज करें और 100 दफ़ा चला दें चीज़ को, ठीक है। सो के मीन्स क्लस्टरिंग ही चलाएं, लेकिन एक दफ़ा चलाने के बजाय 100 दफ़ा चला दें, ठीक है। हर दफ़ा क्या किया, रैंडमली इनिशलाइज किए डिफरेंट जगहों पर, और उसके बाद आपने के मीन्स चलाया और उसके बाद आपने कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, इस कॉस्ट फंक्शन को हम डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक नाम है, कभी आपको डिस्टॉर्शन लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब है कि यही वाला कॉस्ट फंक्शन जो आपका के मीन्स क्लस्टरिंग वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने ये कर दिया, 100 दफ़ा चला दिया, तो 100 दफ़ा डिफरेंट रैंडम जगहों से स्टार्ट किया और आपने वही पूरा एल्गोरिथम, सेम एल्गोरिथम चलाया, सिर्फ हर दफ़ा स्टार्टिंग पोजीशन आपकी जो थी वो बदल दी, और हर एक का कॉस्ट फंक्शन आपने निकाल लिया कि कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट आपके पास आई जिसमें मिनिमम कॉस्ट आई, आप वो उठा लें, ठीक है। आप कहेंगे ये ज़्यादा बेहतर क्लस्टरिंग बना रहा है, ठीक है। जिसकी लोएस्ट कॉस्ट आई आप कहेंगे ये बेस्ट है, ठीक है। सेव आपने सारे रखे हुए थे, सेंट्रॉयड ही सेव रखने थे ना, आपने सेंट्रॉयड और कॉस्ट जो है वो सारों की सेव कर ली थी। अच्छा जी, इसके बाद एक और जो चीज़ आ जाती है वो है आपका नंबर ऑफ क्लस्टर्स चूज़ करना, ठीक है। कि आप वी वांट टू चूज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के वो कितने रखें। अभी हमने सारी एग्जांपल्स में क्या किया था कि हमने के पहले से बताया हुआ था, ठीक है। तो पहली तो चीज़ ये है कि क्या के राइट होगा, ये खुद भी बात का पूरी तरह क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस जगह पे कितने क्लस्टर हैं? 4 है। अब लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि असल में 2 है, ठीक है। तो कोई ये भी कह सकता है कि ये एक है और ये एक और है, ये एक और, ठीक है। तो जो 3 भी कह सकता है, 2 भी कह सकता है, 4 भी कह सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप उसको ये कह सकेंगे कितने क्लस्टर बनते हैं, ठीक है। इनको आप डिफरेंट हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इस जगह पे 2 और 4 ज़्यादा कॉमन आंसर्स होंगे, ठीक है, कि जो क्लस्टर्स के लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल कोई इसको 2 भी कह सकता है, कोई 4 भी कह सकता है, ठीक है। तो के कितना होना चाहिए ये हमें बाज़ का, तो यानी कि मतलब मैं अगर इसको देखूं तो 2 और 4 मुझे रीजनेबल आंसर लगते हैं, बिकॉज मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी एक आई डोंट नो, अल्लाह मियां ने आंखें और वो पीछे परसेप्शन ऐसी बनाई हुई है कि हम फ़ौरन से 2D में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक रूल ऑफ थंब ये भी था कि अगर आप निकाल सकते हैं ना, तो मशीन को भी आप निकलवा सकते होंगे, ठीक है। तो ये के मीन्स क्लस्टरिंग में मेरा ख्याल है इसकी एक्सटेंशन की थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम मशीन को थोड़ा सा मॉडल कर सकें किसी तरह कि वो के निकाल सकें। इसका एक हम अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसके एक्सटेंडेड वेरिएंट्स भी हैं जिसको एक्स मीन्स क्लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक्स मीन्स क्लस्टरिंग में वो एक्स खुद से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हम अभी इधर नहीं देखेंगे, वो थोड़ा सा कम। अच्छा, तो एक उसमें से तरीका जो यूज़ होता है कि कितने क्लस्टर बनाएं, वो ये तरीका होता है कि यार क्लस्टर की कोई फिक्स डेफिनेशन बनाना भी मुश्किल है एक तो, लेकिन लेट्स से कि क्लस्टर वाकई एग्जिस्ट अलग-अलग ही करते हो, स्टिल अब हम फाइंड आउट कैसे करें 1000 डायमेंशनल में या 10,000 डायमेंशंस में। तो उसका एक तरीका ये है कि आप ना k = 1 2 3 4 रख के सारे चीज़ों पे चला दें, ठीक है, और हर एक की कॉस्ट निकाल लें, ठीक है। इसको कहते हैं एल्बो मेथड, एल्बो कहते हैं कोनी को, ठीक है। तो कोनी वाला मेथड कह लेंगे जिसमें आपकी कोनी निकली थोड़ी सी, ठीक है। तो आप कॉस्ट
निकालें, लेट से कि आपने एक क्लस्टर किया तो लेट से आपके पास ये आ गया, ठीक है, दूसरा किया तो ये आ गया, तीसरा है तो ये आ गया, चौथा किया तो कॉस्ट कम होती जा रही है जितने ज़्यादा क्लस्टर बढ़े। लेकिन वो ज़्यादा क्लस्टर बढ़ाएंगे तो वो तो हर एक की जितनी एग्जांपल है उतने क्लस्टर बन जाएंगे और आपकी कॉस्ट जो है बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। तो जहाँ पर आपको कहीं पे अगर ये वाला नज़र आ रहा है ना कि ये एज बन रहा है, ठीक है, जिस तरह कोहनी होती है हमारी, तो उस तरह का एज अगर बन रहा है तो आप कहेंगे यार दिस सीम्स टू बी अ गुड पॉइंट कि जहाँ पर इतने क्लस्टर बना देने चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी मल्टीपल टाइम्स बताया कि हमारा जो रियल प्रॉब्लम है वो एक ये है कि हम ये जो 2D में चीज़ें प्लॉट करके देख रहे हैं, मकसद क्या है कि जब आप 1000 डायमेंशन में या बहुत ज़्यादा फीचर्स में देख रहे होंगे तब भी हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने कोई गैस कर, तो ये वाला प्लॉट हम स्टिल कर सकते हैं चाहे 1000 डायमेंशनल डाटा हो, बिकॉज हमने क्या किया बस नंबर ऑफ क्लस्टर्स एक दफ़ा एक तरफ रखे, दूसरी तरफ कॉस्ट फंक्शन रखा। कॉस्ट फंक्शन तो जितनी मर्जी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, तो उसमें हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि कई दफ़ा कोनी वो बनती नहीं है, ठीक है, और जब नहीं बनती तो देन यू कैन नॉट से एनीथिंग कि यार कौन सा बेहतर है। तो इन प्रैक्टिस मतलब एल्बो मेथड डिस्कस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो। तो आई वुड से कि अगर आप कर रहे हैं क्लस्टरिंग तो आप ट्राई दिस आउट, ठीक है। तो आपने तो लगाना ही है ना उसको कि यार तू निकाल कॉस्ट फंक्शन, तो कंप्यूटर थोड़ी देर बाद आपको निकाल के दे देगा। उन कॉस्ट फंक्शन की बेस पे अगर कहीं पे एल्बो बन गई तो आप उसको कहेंगे यार ठीक है ये सही आ रहा है। अच्छा, के की वैल्यू रखने में कई दफ़ा एक तो ऐसे केसेस है ना जिसमें क्लस्टर वाकई क्लस्टर्स हों, और एक ऐसे केस थे जिस तरह हमने टी शर्ट साइजिंग का कहा था कि जिसमें डाटा ओवरलैपिंग सा था, कि हमने हाइट वर्सेस वेट का जो बनाया था उसमें डाटा काइंड ऑफ ओवरलैपिंग सा था। तो अब आपका जो पर्पज़ है, जिस मकसद के लिए आप क्लस्टरिंग करना चाह रहे हैं, कई दफ़ा वो डिफाइन कर रहा होता है कि मुझे कितने क्लस्टर बनाने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यही आप टी शर्ट वाले बिजनेस में गए और आपने कहा कि यार ठीक है मैं एक तरीका हो सकता था कि मैं उनको 3 साइजेस में तोड़ूं, ठीक है, कि स्मॉल मीडियम लार्ज में। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार मैं 3 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो आप उसमें कह देंगे यार एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये सारे साइजेस मिलते हैं ना अभी भी एक्सेल, तो वो एक्चुअली ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको ज़्यादा क्लस्टर्स में तोड़ दूंगा, ठीक है, तो वो 5 एक मेरे लिए मैनेज करना आसान है कि मैं 5 साइजेस जो है ना उनको उनकी सिलाई और एवरीथिंग वो मैनेज करने में मुझे कोई मसला नहीं है सिलाई कटाई में, ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा। तो वो आपने किया तो अब आपके पास 3 के बजाय 5 क्लस्टर्स बन जाएंगे, और आप इन साइजेस के हिसाब से फिर देख सकते हैं कि यार एक्स्ट्रा लार्ज का मैंने असल में क्या रखना है, लार्ज का कैसे रखना है। तो अगर आप ये कर रहे थे तो क्या होना था कि जो बंदा आपकी लार्ज होता है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा दुबला बंदा होता तो उसको ज़रा खुली खुली होती, और कोई बंदा अगर थोड़ा सा मोटा होता तो उसको ज़रा टाइट होती, क्योंकि आपने एक ही साइज़ बनाना था ना इन सब का, और वो आपने सेंट्रॉइड के हिसाब से शायद कुछ बना देना था, ठीक है, या उसको थोड़ा मार्जिन रख के खुला रख देते। तो लेकिन जब ये वाले साइज़ आप करेंगे तो हो सकता है ये आपको वो वाला एज दे दे कि जो बिलाल ने कंपनी बनाई है वो जो है सरफराज की कंपनी को बीट कर दे, ठीक है, या अदरवाइज, ठीक। तो ये वाला, तो ये हो सकता है सरफराज ये वाली बेच रहा हो, बिलाल ये वाली बेच रहा हो, ठीक है, तो इसकी कंपनी लोग पसंद ज़्यादा करना है। ये भी हो सकता है कि सरफराज को इसमें कॉस्ट कम पड़ती हो, ठीक है, तो उसने प्राइस कम रखी और पाकिस्तानी गए वो पैसे कम ने फिर की साइज की है जी, ठीक है, थोड़ा खुला हो जाए, ठीक है, वड्डा होके पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाला काम है, ठीक है जी। यार ये केड़ा है जो 50 रुपये में फिटिंग है, मैंने 10, ठीक है, 50 रुपये में तो आजकल वो टॉफियाँ आती है 4, ठीक है, तो 50 में फिटिंग साढ़ा तो कोई नहीं करता। किधर बैठे होते यार ये मुझे बता, मैं भी कोई आते जाते किसी को कहूँ कि भाई तू मेरी फिटिंग करे, मेरा पेट जो है 1 पैक वो उसका वो फिटिंग में है कोई, ओके जी। सो दिस वाज क्लस्टरिंग, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एक क्यूट सा छोटा सा लेक्चर था क्लस्टरिंग का, तो जी काफ़ी है। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन विल जस्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और वो हम उसको
तो पहला एल्गोरिदम हमारा हो गया। अच्छा, इसी में वैसे मैं जस्ट बिफोर गोइंग फर्दर इसमें आप अपने भी कुछ आइडियाज ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब इट्स अ फ्री वर्ल्ड, जो मर्जी आप ट्राई करें, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम था ना कि एक्स क्या रखना है, यानी एक तो हम ये आपको बात कर रहे थे ना कि टी शर्ट साइज में तो चलो वो सेपरेबल इतना था नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो वाकई सेपरेबल है, मेरे पास यहाँ पर एक क्लस्टर है, 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 मैं 2D में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक क्लस्टर है, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि ये 1000 डायमेंशन में था और बिल्कुल अलग-अलग क्लस्टर ही पड़े हुए थे, ठीक है। तो हाउ टू कम अप विद एन एल्गोरिदम जो कि ये मुझे मतलब ये वाला जो केस है जिसमें वाकई अलग-अलग पड़े, वो उनको सेपरेट आउट कर सके जब मुझे पहले से के नहीं पता, ठीक है। 2D में प्लॉट करके तो मुझे नजर आ रहा है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर n डायमेंशन में हूं तो मैं कैसे बेस्ट ये कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एक ओपन प्रॉब्लम है जिसमें आप सोच सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक्स मीन्स क्लस्टरिंग वाले पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। एक मैंने भी कभी इस पे पेपर लिखा था, ठीक है। उसमें ये हमने आइडिया यूज़ किया था कि अगर इनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, जिस तरह अक्सर जो हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो गॉसियन बनती है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप 1 2 3 4 5 6 ट्राई करते जाएं और उसके ऊपर गुडनेस ऑफ फिट लगाएं, जो कि एक एल्गोरिदम होता है जिसमें आप निकाल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर वो फिट बहुत अच्छा हो रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ जी ये क्लस्टर ठीक है, और अगर वो फिट अच्छे नहीं हो रहे तो आप कहेंगे ये क्लस्टर ठीक नहीं है, हमें एक और नेक्स्ट ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो इस किस्म के भी एल्गोरिदम हो सकते हैं। मेरे ज़हन में आज मैं जब सुबह ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो मुझे रिवाइज करते हुए एक ये भी ख्याल आया था कि एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हम जो हमने रैंडमली पिक किए थे, हम उसके बजाय ना जो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको स्टार्टिंग पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल इधर मुझे लग रहा है कि ये और ये जो है ना ये मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट है, और इनको हम 2 सेंट्रॉइड्स बना के इसको 2 k इज इक्वल टू 2 पे कर लें, ठीक है। तो आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, ठीक है। फिर आप ये करेंगे, आप इनमें 2 मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स ले लें, ठीक है, जो 2 बने हैं, और इनमें भी मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ले लें, ठीक है, और उन पे ट्राई करें, ठीक है, कि उनको उन पे अगेन 2 में तोड़ें, ठीक है, और इसमें भी आप मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ले लें और उसमें भी 2 में तोड़ें, ठीक है। और हर तोड़ने के बाद आप देखें कि वो टूटने की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आप असल में जो तोड़े हो ये फार अवे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक ही क्लस्टर बन जाए और आप इसी को 2 हिस्सों में तोड़ने शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब आप उसका जो वो डिस्टेंस आया है ना सेंट्रॉइड से, उसके ऊपर कोई मेट्रिक बना सकें अगर कि यार कि क्या इसको तोड़ने की ज़रूरत थी कि नहीं थी, ठीक है, वो हम अगर किसी तरह बना सकें तो उसके लिए हमें जो डिस्टेंस आया है उसको बाकियों के डिस्टेंसेस से शायद कंपेयर करने वाली बात है कि करें। मुझे नहीं पता कि वो क्या मेट्रिक होगा, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग आउट आइडियाज़, ठीक है, कि जो आप रिसर्च कर सकते हैं कल को, ठीक है, और ट्राई आउट कर सकते हैं विद डिफरेंट डाटा सेट्स, जिसमें क्लस्टरिंग के डाटा सेट्स उठाएं, उन पे ये वाला चीज़ ट्राई करके देखें कि यार स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर रखा जाए, ठीक है। तो मैं एक इस किस्म का मेरे जहन में आइडिया आ रहा था। एक और जो उस वक्त मुझे जब पेपर लिख रहे थे मैं उसकी चीज़ें देख रहा था कि उसमें क्या फर्दर सजेशन थी, वो ये थी कि अगर हम किसी तरह इनको डिफरेंट डायमेंशन में देख सकें। मैं अगर इसको 1 डायमेंशन में देखूंगा ना, यानी ये भी 2 डायमेंशन में, तो हमारे पास पीक्स आ रही होंगी जहाँ जहाँ पे क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। तो वन आइडिया है कि आप नंबर ऑफ पीक्स काउंट कर लें कि पीक्स कितनी आती हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये डिफरेंट डायमेंशन में काउंट करनी पड़ेंगी और फिर कोरिलेट करना पड़ेगा कि वो सिंगल पीक बन रही है या अलग अलग पीक बन रही है, और उसकी बेस पे आप फिर के जो है उसकी इनिशियल वैल्यूज, क्योंकि अगर तो आपको के की इनिशियल वैल्यूज पता हो कि यार क्या बेहतर रहेगा, और फिर आप उसको थोड़ा सा सही जगहों पे उनके कहीं पे यानी क्लोज टू क्लस्टर्स आप किसी तरह प्लेस कर सकें स्टार्टिंग पॉइंट, तो तब के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क्स वेरी वेल। लेकिन वो जो के की वैल्यू है ना वो स्टिल एक इशू है अपनी जगह, ठीक, तो वो आप उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं,
चलो ठीक है, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। हम अगला जो एल्गोरिथम करने लगे थे वो कहलाता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, और इसमें एक हम अच्छी सी टेक्निक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो जो एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से। ठीक है जी।